हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से जानते हैं। मध्य प्रदेश में महाशिवरात्रि, होली और रंग पंचमी आने वाली है और इसके पहले त्योहार से पहले सरकार ने एक बड़ी राहत दी। प्रदेश में आज से नाइट कर्फ्यू हटा दिया गया। अब शादियों में मेहमान रात भर शामिल हो सकेंगे। सीएम शिवराज ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना पॉजिटिविटी दर 1% से भी कम हो चुकी है, लिहाजा नाइट कर्फ्यू हटाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने अपील की कि होली, रंग पंचमी समेत सभी त्योहारों पर लोग सतर्क रहें, मास्क जरूर पहनें। 23 दिसंबर को सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगा दिया था। करीब 2 महीने बाद सरकार ने कोरोना पर जो पाबंदियां थीं, सब की सब पाबंदियां हटा दी। तो सरकार ने कोरोना को लेकर के जितनी पाबंदियां थी उसको पहले हटाया था, केवल नाइट कर्फ्यू बचा था। आज समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सरकार ने फैसला किया है कि अब प्रदेश में नाइट कर्फ्यू भी नहीं होगा। और आज रात्रिकालीन कर्फ्यू जो था उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने समाप्त कर दिया है। अब पूरी तरह से प्रतिबंधों से मुक्ति मिल गई है। इसके बावजूद भी हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सजगता के साथ में होली पंचमी जैसे त्योहारों को मनाएं। ग्वालियर दौरे पर केंद्रीय मंत्री कई सारे कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। सबसे पहले वो नवीन जिला पंचायत भवन परिसर में आयोजित लोकार्पण समारोह में शामिल हुए। ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई सारे नेता इस अवसर पर मौजूद रहे। वीर सावरकर सरोवर जीर्णोद्धार, म्यूजिकल फाउंटेन, इनका वर्चुअल लोकार्पण। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी पहुंचे, जहां के करेरा और पिछोर में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। हटा के कुंडलपुर पहुंचे, उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष वीरी शर्मा भी मौजूद थे। कुंडलपुर में पंच कल्याणक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और पहाड़ी पर बने भव्य मंदिर का अवलोकन कर बड़े बाबा के दर्शन किए। तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में अपने इलाके ग्वालियर, शिवपुरी समेत हटा गए और वहां पंच कल्याणक महोत्सव में शामिल हुए। ग्वालियर की जो हमारी संयुक्त कल्पना है, मुख्यमंत्री जी की, नरेंद्र सिंह जी की, मेरी, शेजवलकर साहब की, मंच आसीन समस्त हमारे महानुभावों की, करोड़ रुपए की ये सौगात है जो शिवराज सिंह जी के द्वारा हमारे मध्य प्रदेश और ग्वालियर के लिए एक संकल्प के आधार पर, एक स्तंभ के आधार पर आज खड़ा हुआ है। ग्वालियर में कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने एक बार फिर से सिंधिया की तारीफ में कसीदे पढ़े। सिकरवार ने सिंधिया को श्रीमंत कहकर संबोधित किया। कहा कि ग्वालियर बहुत पीछे है, लेकिन श्रीमंत सिंधिया के प्रयासों से ये प्रदेश में एक बार फिर अव्वल बनेगा। खास बात यह कि जिस समय कांग्रेस विधायक सिंधिया की तारीफ कर रहे थे, उस समय सिंधिया मंच पर मौजूद थे। दरअसल ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में आज होरावली चौराहे पर स्थित कारगिल शहीद नरेंद्र सिंह राणा की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक सतीश सिकरवार को भी बुलाया था। मंच पर जब कांग्रेस विधायक को बोलने के लिए बुलाया तो उन्होंने एक बार फिर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की जमकर तारीफ की। एक समय था जब ग्वालियर अव्वल रहता था, आज ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, इंदौर से कई संभागों से पीछे है। लेकिन मुझे आशा और उम्मीद है कि आने वाले समय में जो ग्वालियर का गौरव, ग्वालियर का वैभव पुनः लौटेगा और ग्वालियर इस शहर प्रदेश में सबसे अव्वल स्थिति में बन जाना जाएगा। इधर संघ प्रमुख मोहन भागवत उज्जैन दौरे पर है। उन्होंने आज चिंतामन मंदिर मार्ग पर सम्राट विक्रमादित्य भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान नई शिक्षा नीति को लेकर कहा कि मनुष्य के साथ सीखने और पढ़ने की समस्या नहीं है, लेकिन सीखना क्या है ये समस्या अक्सर देखने को मिलती। इसीलिए देश को नई शिक्षा नीति की आवश्यकता पड़ी। इसके अंतर्गत क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उसकी प्रस्तावना पढ़ी है। आज के इस युग में शिक्षकों को भी शिक्षा देने का प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। ये प्रक्रिया विद्या भारती द्वारा शुरुआत से अपनाई जा रही है।
आपको बता दें कि मोहन भागवत कार्यक्रम के दौरान पुस्तकों का विमोचन भी उन्होंने किया। बीते 3 दिन से संघ प्रमुख उज्जैन में हैं और अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं। नई शिक्षा नीति ऐसा जो कहा जाता है, उसकी प्रस्तावना तो मैंने पढ़ी है, बाकी तो रामकृष्ण राव जानते हैं, मैं नहीं जानता। लेकिन प्रस्तावना से ऐसा लगता है कि नया लाने की इच्छा क्यों हुई, तो इच्छा इसीलिए हुई कि इसके पहले जो नीति थी उसमें से ये बात नहीं हो रही। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ कल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव क्षेत्र यानी चंबल के दौरे पर रहेंगे। चंबल के भिंड में कमलनाथ मंडलम सेक्टर कमेटियों की बैठक करेंगे और इसके अलावा एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। ये दावा है कि अगले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का फोकस बीजेपी के बड़े चेहरों पर है। कमलनाथ ने यह दावा किया था कि कांग्रेस बीजेपी के दिग्गजों को उनके गढ़ में जाकर घेरेगी, लिहाजा कांग्रेस पार्टी अब उन तमाम इलाकों में सक्रिय दिखती है। इंडियन कांग्रेस के विधायक वहाँ पर है और भिंड एक की पॉइंट है पूरे ग्वालियर चंबल का। और भिंड के बाद और भी दौरे होंगे, मुरैना के भी होंगे और भी जगह के होंगे, गुना के होंगे। लगातार कमलनाथ जी सक्रिय कर रहे हैं और संगठन को भी मजबूत कर रहे हैं। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने बेरोजगारी के मसले पर प्रदेश सरकार की घेराबंदी करते हुए कहा कि सरकार को रोजगार दिवस की जगह बेरोजगारी दिवस मनाना चाहिए। हर महीने रोजगार दिवस मनाने की बात मुख्यमंत्री ने और सरकार ने कही है। 2 महीने में 5 लाख से ज्यादा नौजवानों को नौकरी देने का दावा किया था। मिश्रा ने कहा कि सरकार रोजगार दिवस मनाए, लेकिन जो युवक आत्महत्या कर रहे हैं उनको श्रद्धांजलि दे। के मिश्रा ने 2 महीने में सरकार ने कितने रोजगार दिए, इसके लिए श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि प्रदेश सरकार नौजवानों की समस्या को हल करे, विधानसभा में प्रस्ताव लाए। मिश्रा ने बेरोजगारी को लेकर उमा भारती के बयान का हवाला भी दिया। हमारी सरकार से मांग है कि किन्हें रोजगार मिला पिछले 17 सालों में, उस पर एक श्वेत पत्र जारी हो। हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहेंगे कि बजट सत्र में इस विषयक प्रस्ताव पारित किया जाए ताकि नौजवान जो उनके साथ ठगी हो रही है उनसे वो बच सकें। केंद्र सरकार ने मेडिकल कोर्सेज के दाखिलों में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का फैसला लिया था, लेकिन मध्य प्रदेश में इसका पालन न होने को हाईकोर्ट में चैलेंज किया है। सिवनी की रहने वाली एक छात्रा उमा कुमरे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 27% ओबीसी आरक्षण की मांग की है। याचिका में कहा गया कि बीती 29 जुलाई को केंद्र सरकार ने मेडिकल दाखिलों में ओबीसी को 27%, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने का फैसला लिया था। इसके लिए नियम बनाया जा चुका है। याचिका में कहा गया कि केंद्र के प्रावधान के बावजूद मध्य प्रदेश में नीट यूजी काउंसलिंग यानी एमबीबीएस के दाखिलों में 27 के बजाय केवल 14% ओबीसी आरक्षण मिल रहा है। इस मामले पर वकीलों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई ओबीसी आरक्षण से जुड़ी याचिकाओं के साथ करना तय किया। अगली सुनवाई ओबीसी आरक्षण से जुड़ी याचिकाओं के साथ में 1 हफ्ते बाद होगी। कोर्ट को मेडिकल प्रवेश नियमों से अवगत कराया, आरक्षण नियमों से अवगत कराया और एक कोर्ट को बताया कि इसमें कोई भी प्रकार का अंतरिम आदेश माननीय न्यायालय का नहीं है और ऐसी स्थिति में 27% आरक्षण लागू न करना इस विधान का उल्लंघन है और जो एडवर्टाइजमेंट उन्होंने इशू किया है अलॉटमेंट ऑफ सीट्स, वो इससे असंगत है अधिनियम से और नियम से। जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के खिलाफ नोटिस जारी किया है। मामला बिजली कंपनियों को बिजली के दाम बढ़ाने की टैरिफ याचिका पेश करने के निर्देश देने का है। हाईकोर्ट में इस निर्देश को चुनौती दी गई। निर्मल लोहिया नाम के एक वकील ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें कहा है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के प्रावधानों के तहत विद्युत नियामक आयोग या तो बिजली कंपनियों की याचिका खारिज करेगा या स्वीकार करेगा। उसको कोई तीसरा आदेश देने का अधिकार नहीं है। याचिका में कहा गया कि बीते 15 दिसंबर को आयोग ने दाम बढ़ाने की बिजली कंपनियों की टैरिफ याचिका तकनीकी आधार पर खारिज कर दी, लेकिन साथ ही कंपनियों को नई याचिका दायर करने का लिखित आदेश दे दिया, जिसके कुछ दिन बाद बिजली कंपनियों ने दाम बढ़ाने की नई टैरिफ पिटीशन दायर की।
याचिका में इसे आयोग की निष्पक्षता के खिलाफ बताकर चैलेंज किया गया है। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने नियामक आयोग को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में इस पर जवाब मांगा है। विद्युत अधिनियम की धारा 64 में प्रावधान दिया गया है कि इलेक्ट्रिसिटी कमीशन के समक्ष यदि कोई याचिका दायर होती है या अपील दायर होती है तो उसको या तो सुनवाई करके स्वीकार करेगा या अस्वीकार करेगा। कोई तीसरा आदेश पारित करने का कोई अधिकार कमीशन को नहीं है। न्यायालय ने इसमें जवाब प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिए हैं और 2 हफ्ते की मोहलत दी है। लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वतखोर अधिकारियों के खिलाफ मध्य प्रदेश के 2 स्थानों पर कार्रवाई की। पहली तस्वीर छिंदवाड़ा की, जहां जनजातीय विकास विभाग की लेखापाल को 25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। लेखापाल संगीता झाड़े ने जन्मतिथि सुधारने के लिए चपरासी से 80,000 रुपये रिश्वत मांगी थी। अमरवाड़ा विकासखंड के सोनपुर निवासी गंगाराम सूर्यवंशी ने मामले की शिकायत की थी। दूसरी तस्वीर जबलपुर की, जहां संभागीय उपायुक्त आदिवासी और अनुसूचित जाति विकास विभाग में रिश्वत लेते हुए सहायक ग्रेड 3 पद पर कार्यरत मनीष परते को लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा है। शिक्षक वर्ग 2 में मंडला की आरती झारिया का चयन हुआ था। वो अपनी ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए आदिवासी कार्यालय पहुंची थी, लेकिन सहायक ग्रेड 3 ने उनसे ज्वाइनिंग लेटर देने के बदले 10,000 रुपये रिश्वत मांगी। बातचीत के बाद 5,000 रुपयों में बात बनी थी। देवास में डोकाकुई में सहकारी समिति प्रबंधक के 3 ठिकानों पर उज्जैन ईओडब्ल्यू ने छापेमार कार्रवाई की। ईओडब्ल्यू ने सहकारी समिति प्रबंधक गोविंद बागवान के ठिकानों पर दबिश दी। आय से कई गुना संपत्ति का खुलासा हुआ है। गोविंद की 1993 में सेल्समैन के पद पर ज्वाइनिंग करने से लेकर वर्तमान तक 18,000 वेतन रहा, लेकिन दबिश में आरोपी के पास 47 बीघा जमीन कन्नौज के डोकाकुई में, जिसकी कीमत 2 करोड़ 50 लाख रुपए बताई गई। एक बड़ा गोडाउन, 3 पक्के मकान, 1 ट्रैक्टर, 2 गाड़ियां बरामद हुई। इनकी कीमत 54 लाख रुपए। इतना ही नहीं, आरोपी ने करोड़ों की जमीन खरीदकर अपने बेटों अरविंद और प्रवीण के नाम पर कर दी। किसी को शंका ना हो इसलिए बेटों के नाम के आगे भाई का ना लिख दिया। आरोपी पहले भी किसानों से लोन को लेकर ठगी कर चुका है, जेल में भी रहा है। फिलहाल ईओडब्ल्यू टीम और भी आरोपी के दस्तावेजों की जांच पड़ताल में जुटी है। आज से कई गुना ज़्यादा संपत्ति अभी तक के दस्तावेजों से प्रमाणित हुई है, जिसमें लगभग अभी हमने पटवारी को बुलाया है 49 बीघा ज़मीन है और 3 मकान पक्के और एक गोडाउन आपके सामने है। ट्रैक्टर है, 2 मोटरसाइकिल हैं, बहुत सारा सामान है जिसकी के भी दस्तावेजों का हम परीक्षण कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं दिन की बिग न्यूज। रूसी सेना यूक्रेन के 2 प्रांतों लुहांस्क और डोनेट्स्क में घुस चुकी है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 14 घंटे पहले यूक्रेन के इन दोनों राज्यों को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया था। इसके बाद रूसी सेना के टैंक इन इलाकों की तरफ बढ़ गए। पुतिन ने कहा, लुहांस्क और डोनेट्स्क अलगाववादियों के कब्जे वाले इलाके हैं, जहां शांति बनाए रखने के लिए ऐसा जरूरी था। रूस यूक्रेन के विवाद के बीच में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भारत यूक्रेन के मामले पर सही चीजें होना चाहता है और वो ये चाहता है कि बातचीत के जरिए इसका हल निकले। अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस पर कहा है कि वे रूस के राष्ट्रपति के साथ बात करेंगे। अगर इन दोनों की बातचीत होगी तो निश्चित तौर पर समाधान निकलेगा। जहां तक भारत की बात है, भारत शांति चाहता है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में पीएम मोदी ने इशारों में यूक्रेन संकट का जिक्र करते हुए कहा कि आप देख रहे हैं कि इस समय दुनिया कितनी उथल पुथल से गुजर रही है और ऐसे में आज भारत का ताकतवर होना भारत और पूरी मानवता के लिए बहुत जरूरी है। आज आपका एक एक वोट भारत को ताकतवर बनाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ ने पूरे उत्तर प्रदेश को माफिया से मुक्त कर दिया। जो इक्का दुक्का माफिया बच गए हैं उनको भी साफ करने का काम अगले 5 साल में हम करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने अखिलेश यादव को दंगेश बताते हुए कहा कि सपा माफिया और आतंकियों को संरक्षण देती है। इनकी पार्टी का नाम सपा नहीं, दंगेश होना चाहिए।
मिशन 2023 को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां जारी हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार शुरू कर दिया है। 5 सदस्यों की बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल कर उनको पद दिया है। उन्होंने अपनी टीम का विस्तार करते हुए 3 नए उपाध्यक्ष बनाए और 2 प्रदेश मंत्रियों की नियुक्ति की। सभी प्रदेश के अलग अलग जिलों से ताल्लुक रखते हैं। इनमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी सिंधिया समर्थक पूर्व विधायक बृजराज सिंह चौहान उपाध्यक्ष बनाए गए। अलीराजपुर जिले से जोबट से पूर्व विधायक नागर सिंह चौहान को जोबट उपचुनाव में जीत का इनाम देते हुए उपाध्यक्ष बनाया। बड़वानी से श्याम महाजन को भी प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया। भिंड से केशव भदौरिया को प्रदेश मंत्री बनाया। शाजापुर से क्षितिज भट्ट को प्रदेश मंत्री बनाया। इंदौर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी यानी कि डीएवीवी में कार्य परिषद की बैठक हुई, जिसमें काफी हंगामा हुआ। डीएवीवी कर्मचारी संघ, डीएवीवी स्ववित्त शिक्षकों, गैर शिक्षक संघ और युवा कांग्रेस ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अपनी आवाज उठाई है। डीएवीवी कर्मचारी संघ ने कर्मचारियों के मेडिक्लेम, समयमान वेतनमान, कोविड-19 से पीड़ित कर्मचारियों को इलाज की राशि का भुगतान समेत 21 मुद्दों को लेकर कुलपति को ज्ञापन दिया है। डीएवीवी स्ववित्त शिक्षकों ने भविष्य निधि प्रकरण निराकरण, 7वें वेतनमान के एरियर्स के भुगतान समेत अन्य मांगों को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। उधर युवा कांग्रेस ने नियमों के उल्लंघन को लेकर शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। मांगों को लेकर रजिस्ट्रार अनिल शर्मा ने विचार करने का भरोसा दिया है। सभी से हमारी केवल 2 सूत्रीय मांग थी आज। सेल्फ फाइनेंस के जो शिक्षक हैं उनका पीएफ जो है वो कई वर्षों से कट रहा है, लेकिन वो कहीं पर भी किसी भी सुनियोजित परिभाषित पेंशन या किसी भी स्कीम के अंदर वो जमा नहीं हो पा रहा है अभी तक। तो उसी विसंगति को लेकर हम लोगों ने यहाँ पर बात की है। विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार इस कदर हो रहा है कि अपने करीबी व्यक्तियों को नियम विरुद्ध बिना किसी नियम के जो पेमेंट किया जा रहा है, यहाँ पे मनचाहा पेमेंट किया जा रहा है, जिसका आज हमने विरोध किया। विश्वविद्यालय कर्मचारियों की लगभग 22 सूत्री मांगों के संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन अनेकों बार अनुरोध कर चुके हैं और निश्चित ही कार्यपालिका सदस्यों और माननीय अध्यक्ष संचालक महोदय ने कहा कि आपकी मांगों को हम विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष रख के तत्काल निराकरण हेतु प्रयास करेंगे। अगर हमारा समय सीमा में निराकरण नहीं हो तो निश्चित हम आंदोलन की ओर जाएंगे। ग्वालियर में झोलाछाप डॉक्टर से इलाज कराना युवक को महंगा पड़ गया, जान से हाथ धोना पड़ा। दरअसल शहर के पुराने रेशम मिल इलाके में धर्मेंद्र सिंह तोमर बुखार आने के बाद डॉक्टर वेदराज शास्त्री के पास इलाज कराने पहुंचे। इलाज के दौरान वेदराज ने 2-3 इंजेक्शन लगा दिए। परिजनों का आरोप है कि इंजेक्शन लगाने के बाद धर्मेंद्र की तबीयत और खराब हुई और उसने दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी युवक को दवा का ओवरडोज देने का खुलासा हुआ है। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर डॉक्टर की तलाश तेज कर दी। परिजनों के मर्ग कायम करके परिजनों के स्टेटमेंट वगैरह लिए हैं और पीएम वगैरह कराया। तो जांच के दौरान ये पाया गया कि डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दिए जिससे वो खत्म हुए, तो डॉक्टर के खिलाफ अपराध कायम हुआ। आधुनिकता के साथ अपराध भी हाईटेक होते जा रहे हैं। इंदौर के डीएवीवी के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में हाईटेक नकल को गोपनीय विभाग की टीम ने पकड़ा है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस का एग्जाम हो रहा था। 2 छात्रों की स्थिति संदिग्ध नजर आने पर चेकिंग की गई तो पाया कि एक छात्र ने अपने कान में ब्लूटूथ ऑपरेशन लगा रखा था, जबकि दूसरे ने सिम लगे डिवाइस को शरीर में छिपा रखा था। दोनों छात्रों पर नियमानुसार केस बनाया गया। एमबीबीएस के पुराने छात्र हैं जो फेल होने की वजह से दोबारा एग्जाम दे रहे थे। ये इनका आखिरी चांस था। वहीं कुलपति का कहना है अब हाई टेक्नोलॉजी चुनौती बन चुका है। उन्होंने एमजीएम कॉलेज को भी नोटिस जारी किया है। ये हमारे यहाँ का फ्लाइंग स्क्वाड गया था। एमबीबीएस का जो एमजीएम सेंटर है वहाँ पर परीक्षा हो रही थी, तो उन्होंने देखा, वहाँ जाकर जब चेक किया फ्लाइंग स्क्वाड में, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर बड़ी हाईटेक टेक्निक से हो रही थी। तो 2 छात्र जो कान में ब्लूटूथ लगाकर और एक में तो उन अंदर उन्होंने अपने बनियान में वो सिला के रखी थी, एक डिवाइस थी इतनी बड़ी, तो वो उनका किया है। दोनों के केस बना दिए गए। एमपीपीएससी से चयनित होने और मोटी पेमेंट के बावजूद डॉक्टर सरकारी अस्पताल में नौकरी करने के लिए तैयार नहीं। दरअसल मध्य प्रदेश में सरकारी अस्पताल डॉक्टर्स की कमी से जूझ रहे हैं। इसे दूर करने के लिए बीते साल 23 अगस्त को स्वास्थ्य विभाग ने एमपीपीएससी से चयनित 432 डॉक्टर्स की पोस्टिंग की। 1 महीने के भीतर इन डॉक्टर्स को ज्वाइन करना था, लेकिन ज्वाइनिंग की नहीं। इसकी वजह से डेट बढ़ाकर 20 अक्टूबर तक ज्वाइन करने का निर्देश मिला, लेकिन डॉक्टर्स ने पारिवारिक कारणों, बीमारी,
पति पत्नी के साथ पोस्टिंग कराने जैसे तमाम कारण का हवाला देते हुए फिर ज्वाइनिंग नहीं की। सरकार ने 94 डॉक्टर्स की नियुक्ति आदेश कैंसिल कर दिए हैं। वहीं अफसरों की माने तो ज्यादातर डॉक्टर ग्रामीण पीएचसी सीएचसी से जिला अस्पताल में पोस्टिंग कराना चाहते हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।